वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे द्वितीय विश्व का बिखराव और द्वि ध्रुवीयता का विघटन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड एंड द कोलैप्स ऑफ बाइपोलैरिटी। और इसमें हमारा जो आज के मुख्य विषय रहेंगे वो मुख्य विषय इस प्रकार से रहेंगे कि द्वितीय विश्व का से आप क्या समझते हैं और द्वितीय विश्व या द्वि ध्रुवीयता के विघटन के जो वो कौन से कारण थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुख्य विषय पर जाने से पहले मैं आपका परिचय इस चैप्टर से करवाना चाहूंगा। प्यारे बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व बड़ी तेजी से जो वो दो ध्रुवों में विभाजित हो गया, साम्यवादी ध्रुव और दूसरा था पूंजीवादी ध्रुव। साम्यवादी ध्रुव जिसका नेतृत्व पूर्व सोवियत संघ कर रहा था और आपका पूंजीवादी ध्रुव जिसका नेतृत्व जो वो अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था। परंतु जैसे जैसे ये द्वि ध्रुवीयता का विकास होता गया तो इसके साथ ही जो है वो शीत युद्ध भी उसने अधिक उग्र रूप जो वो धारण कर लिया। परंतु जैसे ही अगर हम 70 के दशक की बात करें, 70 के दशक में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शिथिलता आने के कारण जो है वो देदांत युग का आरंभ होता है। देदांत युग का आरंभ होने से जो है वो दोनों देशों अमेरिका तथा पूर्व सोवियत संघ के बीच जो है वो हॉटलाइन सेवा के आरंभ होने से तथा इसके अतिरिक्त जो है वो दोनों देशों के नेताओं के बीच शिखर वार्ताओं का दौर आरंभ होने से जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो है कुछ शिथिलता आने लगती है, शत्रु भाव जो कम होने लगता है, दोनों देशों के बीच जो है वो अच्छे संबंध स्थापित होने लगते हैं। तो इससे जो है वो क्या होता है कि इससे जो है वो द्वि ध्रुवीयता का जो है वो विघटन होने लगता है, द्वितीय विश्व का बिखराव होने लगता है। और विशेष तौर पर जो है वो इस देदांत का प्रभाव जो है वो अधिक किस पर पड़ता है, सोवियत संघ के गुट पर इसका प्रभाव जो है वो अधिक पड़ता है, क्योंकि सोवियत संघ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर जो है वो अपना प्रभाव स्थापित करने में इतना अधिक कामयाब नहीं हो पाता है, क्योंकि सोवियत संघ के गुट में जो शामिल देश थे वे सोवियत संघ के में आए इस बदलाव को सहन करने के लिए तैयार नहीं थे, जिससे कि धीरे धीरे जो है वो द्वितीय विश्व का बिखराव होने लगा, द्वि ध्रुवीयता का जो विघटन होने लगा था। अब आगे बेटा प्यारे बच्चों, हम आगे शुरू करने से पहले जानेंगे द्वितीय विश्व का अर्थ क्या है, द्वितीय विश्व से आप क्या समझते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है वो देशों की स्थिति के आधार पर हम जो है वो विश्व के देशों को जो है वो चार भागों में बांट सकते हैं: प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व, तृतीय विश्व और चतुर्थ विश्व। प्रथम विश्व में क्या है कि प्रथम विश्व में हम जो है वो पूंजीवादी नेतृत्व के अधीन आने वाले देशों को शामिल करते हैं, जिन देशों ने पूंजीवादी प्रणाली को अपनाया है और वे विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, आपका इटली हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया। ये सभी देश क्या हैं, ये प्रथम विश्व के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय विश्व को हमने ऐसे डिफाइन करना है, द्वितीय विश्व के अंतर्गत हम सोवियत संघ के नेतृत्व के अधीन बने संघ या ध्रुव के देशों को जो वो शामिल किया जाता है, जिन्होंने की जो है वो सोवियत संघ के प्रभाव में आकर जो है वो अपने देशों में जो है वो साम्यवादी प्रणाली को जो है वो लागू किया था। इसमें हम पूर्वी जर्मनी, हंगरी, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, अल्बानिया आदि देशों को जो वो शामिल करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन्हीं देशों को जो है वो दूसरे विश्व के नाम से संबोधित किया जाता है, द्वितीय विश्व के नाम से जो जाना जाता है। अब बात करते हैं थर्ड वर्ल्ड या तृतीय विश्व। तृतीय विश्व के अंतर्गत हम जो है उन देशों को शामिल करते हैं, उन एशियाई, अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी देशों को शामिल करते हैं, जिन्होंने की जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो वो नई नई स्वतंत्रता जो वो काफी पराधीनता के पश्चात जो प्राप्त की है। परंतु इन देशों की आर्थिक स्थिति जो वो अच्छी नहीं थी, सामाजिक पिछड़ापन जो वो पाया जाता है, तो इन देशों को जो वो संयुक्त रूप से जो है वो क्या कहा जाता है, तृतीय विश्व के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं चतुर्थ विश्व। चतुर्थ विश्व में हम जो है वो तेल उत्पादक देशों को जो वो शामिल करते हैं, जिन्होंने अपनी तेल शक्ति और तेल के अथाह भंडार के कारण जो वो असीम प्रगति की है, और वे जो है वो इसमें विकास के मामले में जो विकसित देशों से भी आगे निकल गए हैं। जैसे कि आपका इसमें आपका जैसे जितने भी तेल उत्पादक देश होते हैं, जैसे संयुक्त अरब अमीरात हो गया, कुवैत, बहरीन, ओमान हो गया, आदि देश जो है वो इसमें आते हैं। तो इसमें मैं आपको जो है बड़े अच्छे ढंग से इसका बताने का प्रयत्न करूंगा। प्रथम विश्व में हम पूंजीवादी नेतृत्व के अधीन आने वाले विकसित देश शामिल हैं, जैसे
अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, हॉलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों को शामिल करते हैं। द्वितीय विश्व, इस विश्व के अंतर्गत हम सोवियत संघ के नेतृत्व के अधीन निर्मित संघ या ध्रुव के देशों को शामिल किया जाता है। ये ऐसे देश थे जिन्होंने सोवियत संघ के प्रभाव अधीन अपने देशों में साम्यवादी प्रणाली को अपनाया था, जैसे पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया आदि देशों को शामिल करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे ही राज्यों को द्वितीय विश्व के नाम से संबोधित करते हैं। तृतीय विश्व, तृतीय विश्व या थर्ड वर्ल्ड, तृतीय विश्व के अंतर्गत हम लंबी पराधीनता के पश्चात स्वतंत्र हुए एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों को शामिल करते हैं जिन्होंने नई नई स्वतंत्रता प्राप्त की है। ऐसे देशों में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, घाना, नाइजीरिया, मैक्सिको, ब्राजील, क्यूबा आदि देश शामिल हैं। चतुर्थ विश्व, चतुर्थ विश्व के अंतर्गत हम तेल उत्पादक देशों के समूह को शामिल करते हैं जिन्होंने अपनी तेल की शक्ति, तेल के अथाह भंडार के कारण असीम प्रगति की है। और कई तेल उत्पादक देश विकास के मामले में प्रथम विश्व के देशों से भी आगे निकल गए हैं। इन देशों में संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर, ईरान, इराक, मिस्र, ब्रूनी आदि देशों को शामिल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो हमने बात की कि द्वितीय विश्व और इसके अंतर्गत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो देशों की स्थिति के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ विश्व के बारे में अब हम बात करेंगे। द्वितीय विश्व के बिखराव के कारण क्या थे? डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड, कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर या सोवियत संघ के विघटन के कौन से कारण थे, या द्विध्रुवीयता का विघटन जो वो कैसे हुआ था। तो इसमें हम जो है वो सबसे पहले बात करेंगे स्टालिन की आक्रामक नीतियां। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है स्टालिन ने पूंजीवादी देशों से जो है वो अपने अपमान का बदला लेने के लिए जो है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है पूंजीवादी देशों का प्रभाव कम करने के लिए जो है वो उनके विरुद्ध आक्रामक नीतियां अपनाना आरंभ कर दी थी। जैसे कि स्टालिन ने जो है वो पूर्वी यूरोप के देशों में जो है वो साम्यवाद की स्थापना करने के लिए जो है वो बहुत अधिक धन खर्च किया। इसी प्रकार से जो है वो पश्चिमी यूरोप के देशों से अपने पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों की रक्षा करने के लिए जो है वो वहां पर गुप्त तरीके से सैन्य अभियान जो है वो चलाए गए, जिस पर बहुत अधिक धन जो है वो खर्च किया गया। अब इसका प्रभाव ये पड़ता है कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था जो है वो दिन प्रतिदिन खराब होती गई और वह अपने प्रभावाधीन देशों को नियंत्रण रखने में सक्षम नहीं रहा। दूसरा हम बात करते हैं चीन की आकांक्षाएं। चीन की आकांक्षाएं 1949 में जो है प्रथम अक्टूबर 1949 को जो है वो चीन एक साम्यवादी देश के रूप में अस्तित्व में आया और चीन के जो कुशल योग्य नेता थे माओ, उन्होंने अपने प्रयत्नों से जो है वो चीन को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करने के प्रयास आरंभ कर दिए और उसमें जो है वो चीन को काफी सफलता भी जो प्राप्त हुई थी। और दूसरी तरफ उसी समय जो है वो सोवियत संघ यूरोप के देशों में अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा था। ऐसे में जो है वो चीन ने अब जो है वो अपना प्रभाव एशियाई देशों की ओर फैलाना आरंभ कर दिया, क्योंकि वो अपने आप को एक शक्तिशाली देश के रूप में जो है चीन एक साम्यवादी देश के रूप में उभर रहा था। परंतु होता क्या है कि इसको लेकर जो है वो सोवियत संघ और चीन के बीच जो है वो मतभेद उत्पन्न होना आरंभ हो जाते हैं और 60 के दशक में जो है वो दोनों सेनाओं के सैनिकों के बीच सीमाओं पर जो है वो सैनिक मुठभेड़ें भी होने लगती हैं। चीन का यह मानना था कि मार्क्सवाद का सच्चा अनुयायी वे है, अतः जो है वो चीनी नेतृत्व की बागडोर भी जो है वो उसी के हाथ में होनी चाहिए, जबकि जो है वो सोवियत संघ इस बात को कतई सहन करने के लिए तैयार नहीं था। अतः चीन की आकांक्षाओं ने जो है वो द्विध्रुवीयता या द्वितीय विश्व के बिखराव की नींव जो है वो तैयार की थी। अब हम बात करते हैं देतांत युग का आरंभ। देतांत युग के आरंभ ने भी जो है वो द्वितीय विश्व का बिखराव किया। 70 के दशक में होता क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है वो देतांत युग का आरंभ होता है। दोनों देशों अमेरिका तथा पूर्व सोवियत संघ के नेताओं के बीच जो है वो हॉटलाइन सेवा आरंभ होती है और दोनों देशों के नेताओं के बीच जो है वो शिखर वार्ताओं का दौर जो है वो आरंभ किया जाता है। दोनों देशों के बीच जो है वो संधि सम्मेलन जो है वो होने लगते हैं, वार्ताएं आरंभ होती हैं
जिससे जो है वो जो दोनों देशों के बीच वैमनस्य की भावना पाई जाती है उसमें कमी आने लगती है। अब इस देतांत युग में होता क्या है कि सोवियत संघ के गुट में जो शामिल देश थे वो सोवियत संघ में आए इस परिवर्तन को सहन करने के लिए तैयार नहीं थे। अब उन्होंने जो सोवियत संघ का विरोध करना आरंभ कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व का बिखराव होने लगा। उसके बाद हम बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका। प्यारे बच्चों, गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका ने भी जो है वो द्वितीय विश्व के बिखराव की जो वो नींव तैयार की थी। 50 के दशक में एशिया अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए। जब ये देश स्वतंत्र हुए तो उस समय जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो वो शीतयुद्ध चला हुआ था, नव स्वतंत्र राष्ट्र किसी न किसी शक्ति गुट में शामिल हो रहे थे। ऐसे में इन देशों ने ये निर्णय लिया कि हम किसी भी शक्ति गुट में जो शामिल नहीं होंगे और गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाएंगे। गुट निरपेक्षता का अर्थ आप बच्चों ने पहले कर लिया है सेकंड चैप्टर में। तो या अब होता क्या है कि 1961 में जब इसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ तो उस समय इसकी कुल सदस्य संख्या 25 थी, परंतु बाद में इसकी सदस्य संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई और ये आंदोलन काफी लोकप्रिय हो गया और इसकी सदस्य संख्या 120 तक जो है वो पहुंच गई है। अब इस गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो है वो दोनों ही शक्ति गुटों में जो देश शामिल थे वे जो है वो इस आंदोलन के सदस्य बनने लगे। तो इससे क्या हुआ कि द्वितीय विश्व का बिखराव होने लगा, द्विध्रुवीयता का विघटन होने लगा, क्योंकि अधिकतर देश जो थे दोनों ही शक्ति गुटों के देश जो थे वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य भी बनने लगे। उसके बाद हम बात करते हैं सैन्यकरण पर बल। इसी प्रकार से सोवियत संघ ने क्या किया कि अपनी सेना के आधुनिकीकरण और सैन्यकरण पर बहुत अधिक बल दिया। अपनी सेना का सैन्यकरण करने के लिए अस्त्र शस्त्रों के निर्माण, नवीनतम तकनीक की खोज की जाने लगी और जिस पर बहुत अधिक धन जो है वो अपनी आय का बहुत अधिक धन जो है वो सोवियत संघ के द्वारा खर्च किए जाने लगा, जिससे कि सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति जो वो दिन प्रतिदिन खराब होती गई और वह अपनी अर्थव्यवस्था की ओर अधिक ध्यान नहीं दे सका और इसका प्रभाव ये हुआ कि वह अपने प्रभावाधीन देशों पर नियंत्रण रखने में सक्षम नहीं रहा। हम बात करते हैं उदारवाद का प्रभाव। उदारवाद का प्रभाव द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है वो विश्व में जो है देशों ने, जिन देशों ने जो है वो जो अमेरिकन गुट के देश थे उन्होंने पूंजीवादी लोकतांत्रिक प्रणाली को अपने देशों में लागू किया और सोवियत संघ के गुट के देशों ने जो है मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप के देशों ने जो है वो साम्यवादी प्रणाली को अपनाया और सोवियत संघ तथा उसके समर्थक साम्यवादी देशों के द्वारा ये एक नारा दिया गया कि जो देश जो है वो साम्यवादी प्रणाली को अपनाएंगे तो इस साम्यवादी प्रणाली में सभी को जो है वो रोटी, कपड़ा, मकान तथा अन्य सभी मौलिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति की जाएगी। परंतु जब ये साम्यवादी देश जो है इस तरह का प्रयत्न करने ही लगे थे तब तक जो है इन पूंजीवादी देशों ने जो है वो अपने नागरिकों को, श्रमिकों को पूंजीपतियों के समान जो है वो सुविधाएं देने आरंभ कर दी और अपने खजाने के मुंह जो है वो इन श्रमिकों के कल्याण के लिए खोल दिए थे। परंतु ऐसा जो है वो इन साम्यवादी देशों में नहीं हो सका। दूसरी तरफ जो है वो जो पूंजीवादी देशों में जो है जिन्होंने उदारवादी प्रणाली को अपनाया हुआ था वहां पर लोगों को कई प्रजातांत्रिक अधिकार दिए गए और शासन कार्य में भाग लेने की स्वतंत्रता थी, परंतु ऐसा साम्यवादी प्रणाली में नहीं हो सका। अतः क्या होता है कि साम्यवादी देशों में जो है वो सोवियत संघ के प्रति और साम्यवादी प्रणाली के प्रति जो विरोध के स्वर उत्पन्न होना आरंभ हुए, जिससे द्वितीय विश्व का बिखराव होना शुरू हो गया। अब बात करते हैं पूर्वी यूरोप में साम्यवाद विरोधी लहर। स्टालिन ने जो है पूर्वी यूरोप में जो है वो साम्यवाद की स्थापना करने के लिए पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों को बहुत अधिक धन जो है वो दिया ताकि वहां पर जो है वो अपनी कठपुतली सरकारों की जो स्थापना की जा सके। परंतु यहाँ पर साम्यवादी सरकारों की स्थापना तो हो गई, परंतु स्टालिन ने क्या किया कि इन पूर्वी साम्यवादी देशों पर जो है वो बहुत अधिक कड़ा नियंत्रण जो है वो स्थापित कर दिया, जिससे कि इन पूर्वी साम्यवादी देशों में जो है वो सोवियत संघ और सोवियत प्रणाली के प्रति, साम्यवादी प्रणाली के प्रति जो है वो विरोध के स्वर जो है वो उत्पन्न होना आरंभ हुए और उन्होंने धीरे धीरे जो है वो क्या किया कि साम्यवाद का विरोध करना आरंभ किया और पूंजीवादी लोकतांत्रिक प्रणाली को अपने देशों में लागू किया। उसके बाद हम बात करते हैं दयनीय आर्थिक स्थिति। दयनीय आर्थिक स्थिति भी जो है वो द्वितीय विश्व के बिखराव का जो है वो महत्वपूर्ण कारण रहा है। कैसे
कि साम्यवादी देशों ने जो है वो अपनी सेना का आधुनिकीकरण करने के लिए सैन्यकरण पर अधिक बल दिया, अस्त्र शस्त्रों के निर्माण तकनीक पर खोज की जाने लगी और उस पर बहुत अधिक धन जो है वो व्यय किया गया, परंतु अपने देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति, लघु तथा कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो दयनीय होती गई। परंतु दूसरी ओर जिन देशों ने जो है वो पूंजीवादी लोकतांत्रिक प्रणाली को अपने देशों में जो है लागू किया था, वहां पर उन देशों ने क्या किया कि अपना सैन्यकरण करने के साथ साथ जो है वो अपने देश का आर्थिक विकास भी किया। तो इस प्रकार वे देश सैन्य दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी सक्षम हुए, परंतु साम्यवादी देशों में ऐसा नहीं हो सका। अतः साम्यवादी देशों ने जो अब क्या किया कि उन्होंने अपनी इस स्थिति के लिए जो है वो साम्यवादी प्रणाली को उत्तरदायी माना। अतः उन्होंने साम्यवादी प्रणाली को छोड़कर जो वो लोकतांत्रिक पूंजीवादी प्रणाली को ग्रहण करना आरंभ कर दिया। अब बात करते हैं गोर्बाचेव की नीतियां। गोर्बाचेव की नीतियां भी जो है वो द्वितीय विश्व के बिखराव या द्विध्रुवीयता के विघटन के लिए जो है वो उत्तरदायी रही हैं। 1985 में जो है गोर्बाचेव जो है वो सोवियत संघ के जो है वो राष्ट्रपति बनते हैं, सत्ता उनके हाथ में आती है, परंतु उन्होंने जो है वो विश्व परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए जो है वो नव निर्माण और खुलापन नामक दो नीतियां अपनाई, जिससे वहां की शासन व्यवस्था प्रशासन में काफी सुधार आने लगे। और इसका प्रभाव ये हुआ कि इसके कारण वहां पर लोग जो है वो अपने लिए अधिक लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करने लगे, अधिक स्वतंत्रता की मांग करने लगे और धीरे धीरे जो है वो गोर्बाचेव और उसके समर्थक नेता, साम्यवादी नेता जो है वो साम्यवादी विचारधारा से दूर होते गए। इसका प्रभाव ये हुआ कि दिसंबर 1991 में जो है वो राजनीतिक व्यवस्था पर जो है वो उनका नियंत्रण जो है वो ढीला पड़ गया और सोवियत संघ का दिसंबर 1991 में विघटन हो गया और 15 नए देश, 15 नए गणराज्य जो है वो सोवियत संघ से अलग होकर जो स्वतंत्र हो गए। उन्होंने पूंजीवादी प्रणाली को अपनाया, लोकतांत्रिक प्रणाली को ग्रहण किया और साम्यवादी प्रणाली को छोड़ दिया। उसके बाद जर्मनी का एकीकरण। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है वो जर्मनी का विभाजन जो है वो दो भागों, पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी में हो गया था। पश्चिमी जर्मनी पर जो है वो पश्चिम विशेष तौर पर जो है वो ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस आदि देशों का अधिकार था और उन्होंने वहां पर लोकतांत्रिक प्रणाली के द्वारा जो है वो सरकार का चयन किया, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की। पूर्वी जर्मनी में जो है वो सोवियत संघ का प्रभाव रहा, साम्यवादी प्रणाली स्थापित हुई थी, परंतु देतांत युग में और 80 के दशक में जो है वो वहां की जनता के द्वारा, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के जनता के द्वारा ये मांग की जाने लगी कि जर्मनी का जो है पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का जो है वो एकीकरण कर दिया जाना चाहिए। तो इस उन जर्मनी के लोगों की मांग जो है वो जब 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ तो ये मांग जो पूरी हुई। जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो उन्होंने साम्यवादी प्रणाली को छोड़कर पूंजीवादी प्रणाली को जर्मनी में जो है वो लागू किया था। तो इस प्रकार से जो है पूर्वी जर्मनी का पश्चिमी जर्मनी में विलय होना ये एक जो है वो उदाहरण के तौर पर देखा गया और उसके देखते हुए अनेक अन्य साम्यवादी देशों ने जो है वो क्या किया था कि अपने अपने देशों में जो है वो साम्यवादी प्रणाली को छोड़कर जो है वो लोकतांत्रिक पूंजीवादी प्रणाली को ग्रहण कर लिया था। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।